नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। देखिए दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है यानी बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी ये पेपर में बिजनेस इन्वायरमेंट लेकर आए हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन यानी परीक्षा में मिल जाएंगे। और देखिए, इसको यानी पूरी संक्षेप व्याख्या के साथ हम आपको यानी समझाने की कोशिश करेंगे बिना टाइम न लिए हुए, और ये सोचेंगे वीडियो यानी जल्दी समाप्त हो। देखिए, इसमें सबसे पहले यानी ज्ञान लोक कॉमर्स एंड कंपटीशन ये पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बीकॉम ईयर का, आपका सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उसमें आपका इन्वायरमेंट है अनिवार्य क्वेश्चन। उसके बाद से आपका सेक्शन ए में ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों यानी सेक्शन बी में छठवां का ए है, ये बी है, ये सातवां का ए है और बी है, आठवां का ए है और बी है, नौवां का ए है और बी है। इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है, इसकी समस्याओं को बताइए। देखिए दोस्तों, यानी बेरोजगारी होता क्या है? तो बेरोजगारी से आशय ऐसी प्रोसेस से है, ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यानी व्यक्ति क्या करता है, यानी न्यूनतम लागत पर भी काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको यानी काम क्या नहीं मिलता। यानी एक योग्य व्यक्ति अपना यानी योग्यता लेकर बैठा है, उसके बावजूद भी उसको यानी काम करने के लिए न मिला हो, वही बेरोजगारी कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी काम करने के लिए 1000 रुपए की दहाड़ी है और वह व्यक्ति 200 या 100 रुपए पर भी कार्य करने को तैयार है, लेकिन वह कार्य उसको करने के लिए नहीं मिल रहा है, उसका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, उसका जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है दोस्तों, वही बेरोजगारी है। बेरोजगारी आज का क्या है? एक अभिशाप है, यानी पढ़े लिखे युवाओं के लिए क्या है? अभिशाप है। और बेरोजगारी की समस्याएं, तो बेरोजगारी यानी किस कारण होता है? तो सबसे पहला कारण है दोस्तों यानी आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पहला कारण है। यानी कहीं भी यानी सबसे पहले देखा जाता है जनसंख्या कितनी है, वहां जनसंख्या के हिसाब से उसको यानी रोजगार प्राप्त होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? यानी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। उसके बाद से दूसरा होता है यानी महिलाओं को ये नौकरी दिया जा रहा है, तो महिलाओं को नौकरी दिया जा रहा है, तो महिलाओं यानी कम वेतन पर भी क्या काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये भी क्या है? यानी आपका बेरोजगारी का कारण है। दूसरा है यानी आपका यानी निजीकरण को यानी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। यदि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा? यानी बेरोजगारी घटेगी। तीसरा कारण है यानी उद्योगों का अभाव है। यानी यहाँ पर अनेक यानी विभिन्न टाइप के यानी उद्योग रहेंगे, तो उसमें लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे तो बेरोजगारी क्या होगा? दूर होगा। यानी उद्योगों की क्या है? समस्या है, अभाव है। पीछे पूंजी निर्माण की कमी, यानी लोगों में क्या यानी खर्च की भावना ज्यादा है, पूंजी निर्माण की कमी, यानी पूंजी निर्माण कम करना चाहते हैं। फिर से उसके बाद से आपका यानी निरक्षरता, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण निरक्षरता भी है। और जैसे निरक्षर रहेंगे, आप रोजगार की डिमांड करेंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? उसके बाद से अगला कारण है आपका कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तो देखिए दोस्तों, यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता रहने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप कृषि कार्य कर रहे हैं और एक बार यानी मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, तो कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे आपका रोजी रोटी नहीं चल सकता है। तो भी क्या है? बेरोजगारी का कारण है। पूरी तरह से आप कृषि पर डिपेंड न रहिए, यानी उसके अलावा और भी वर्किंग करते रहे। इसके बाद दोस्तों यह है क्षेत्रीय यानी असंतुलन क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, इसके कारणों को बताइए। देखिए दोस्तों, एक क्षेत्रीय होता है, एक खंडीय होता है। एक क्षेत्रीय होता है, एक खंडीय असंतुलन होता है। तो क्षेत्रीय असंतुलन से आशय ऐसे असंतुलन से है जिसमें क्षेत्रों के आधार पर यानी उनमें इम्बैलेंस पाया जाता है, यानी असंतुलन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इसकी अपेक्षा क्या आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये क्या है? विकसित है। यानी वहाँ की टेक्नोलॉजी यानी विकसित है, वहाँ पर उद्योग की संख्या अधिक है।
यानी एक क्षेत्र के आधार पर दूसरे क्षेत्र में जो भी डिफरेंस पाया जाता है वही क्षेत्रीय असंतुलन होता है। उसके बाद से खंडीय असंतुलन क्या है? तो खंडीय असंतुलन से ऐसे असंतुलन से है जिसमें यानी उसके क्वालिटी गुण के आधार पर, जिसमें कहीं शैक्षिक स्तर ज्यादा है, कहीं शैक्षिक स्तर कम है, कहीं का रहन सहन अच्छा है, कहीं का सामाजिक व्यवस्था अच्छा है, राजनीतिक व्यवस्था अच्छा है, वहाँ पर विकास ज्यादा है। यानी विभिन्न गुणों के आधार पर जो भी यानी डिफरेंस बताए गए हैं उसे खंडीय असंतुलन बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, जिसे हम यानी नेशनल इनकम बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय से ऐसे आय से है जिसमें यानी एक देश में यानी एक उपभोक्ता से लेकर यानी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तियों का इनकम जुड़ा होता है। यानी राष्ट्रीय आय से ऐसे आय से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विनिमय वितरण करके अधिक से अधिक यानी लाभ कमाना और सभी यानी इनकम को शामिल करना, और सभी इनकम को जब शामिल करते हैं तो वही आपका राष्ट्रीय इनकम होता है। और उसमें ऐसा इनकम नहीं शामिल कर देते हैं जिसकी दोहरा गणना की गई, यानी दोबारा उसको शामिल नहीं किया जाता है, वही आपका राष्ट्रीय इनकम होता है। राष्ट्रीय इनकम के कई मापने की विधियां हैं, जिसमें व्यय विधि है, आपका अनुपातिक विधि है। तो राष्ट्रीय इनकम जैसे मान लीजिए उसमें समाहित होता है, जीडीपी होता है, आपका एनएनपी होता है, यानी सकल घरेलू अनुपात होता है, शुद्ध घरेलू अनुपात होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। यह सब क्या होता है? इंक्लूड होता है। और उसमें से आयात निर्यात होता है, इससे उसको क्या करते हैं? आयात को जोड़ते हैं और निर्यात को क्या करते हैं? घटाते हैं। इस प्रकार आपका राष्ट्रीय आय निकलता है दोस्तों। उसके बाद से है आयात निर्यात नीति को समझाइए, यानी एक्सचेंज और इंपोर्ट यानी प्रणाली क्या है? तो आयात नीति क्या होता है? तो जब दूसरे देश से माल मंगाते हैं अपने देश में, उसके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसे आयात नीति कहते हैं। और अपने देश से दूसरे देश यानी माल भेजते हैं या सेंड करते हैं, उसके लिए जो भी नीति बनाई जाती है उसे निर्यात नीति। तो आयात निर्यात नीति क्या करता है? यानी वस्तु को विनिमय का एक माध्यम होता है। इस नियम के द्वारा क्या करते हैं? वस्तु विनिमय का कार्य करते हैं। यानी एक देश दूसरे देश के मध्य क्या करता है? यानी एक्जिम और यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी पॉलिसी का पालन करते हुए क्या करता है? ट्रांजैक्शन का कार्य करता है, वही नीति यानी आयात निर्यात नीति। उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं कार्यों को बताइए। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मनी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी मौद्रिक संस्था है जो यानी विभिन्न राष्ट्रों को क्या करती है? यानी सहयोग प्रदान करती है, वित्त प्रदान करती है। इसकी स्थापना यानी कब हुआ था? 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। इसके बाद से इसमें देखा गया कि यानी विभिन्न देशों को क्या करना है? यानी सहयोग प्रदान करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। और इसका उद्देश्य ये भी होता है कि रोजगार प्रदान करें और समन्वय की भावना जागृत करें, यानी एक देश दूसरे देश के प्रति क्या कोऑर्डिनेशन करे, समन्वय करे और रोजगार में क्या हो? वृद्धि हो और एक दूसरे की यानी हेल्प करे, सहायता करे, ऋण की व्यवस्था करे। ये होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के यानी उद्देश्य होते हैं। उसके बाद से व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? यानी व्हाट इज मीन बाय यानी बिजनेस एनवायरनमेंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब्स, यानी व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व एवं संदर्भ को विस्तार से समझाएं। तो देखिए दोस्तों, यानी व्यवसायिक वातावरण दो शब्दों के मिल से बना है, बिजनेस प्लस वातावरण यानी इन्वायरमेंट। तो व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय से ऐसे आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका एक्सचेंज किया जाता है और उपभोक्ता को अधिक से अधिक यानी एक उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। और पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण को दो शब्दों के मिल से बना है, एक परि प्लस आवरण, यानी परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, यानी हमारा जो परिवेश है यानी चारों तरफ से क्या है? एक आवरण से ढका हुआ है, उसकी परिस्थितियों को ही यानी पर्यावरण बोलते हैं। इस प्रकार यानी पर्यावरण से आशय कर सकते हैं कि यानी ऐसी परिस्थितियां जो यानी क्या करती है? पर्यावरण को अनावृत करती है, यानी प्रभावित करती है,
उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे यानी सामाजिक घटक, जैसे मान लीजिए इसमें है यानी इसके महत्व संगठक, तो इसमें महत्व में जैसे मान लीजिए घेरी रहने वाली परिस्थितियां हैं, ये बहुआयामी होती हैं या अनावृत होती हैं, या व्यवसाय को संगठित करती हैं, या व्यवसाय के लिए अनियंत्रणीय होती हैं। उसके बाद से इसका यानी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये नियोजन का कार्य करती है, प्लानिंग करती है। उसके बाद से है यानी संगठक, तो व्यवसायिक संगठक या व्यवसायिक यानी वातावरण के प्रकार को दो भाग में बांटा गया है, एक आंतरिक एक बाह्य। तो आंतरिक पर्यावरण में यानी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी यानी सूचनाएं होती हैं आंतरिक पर्यावरण में शामिल होती हैं। जैसे व्यवसाय में यानी कौन मालिक होगा, संचालक कौन होगा, उसकी पूंजी कितना होगी, उसमें यानी कहाँ से माल आएगा, कहाँ से यानी माल जाएगा, यानी उसका यानी आंतरिक व्यवस्था क्या होता है, आंतरिक पर्यावरण होता है। व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण को दो भाग में बांटा गया है, एक सूक्ष्म पर्यावरण, एक व्यापक पर्यावरण। यानी सूक्ष्म पर्यावरण होता है, व्यापक पर्यावरण होता है। सूक्ष्म पर्यावरण से आशा ऐसे पर्यावरण से है जिसमें यानी उनका ग्राहक होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, उसके बाद से उनकी जनता होती है। उसके बाद से आपका यानी व्यापक पर्यावरण, तो व्यापक पर्यावरण से आशा ऐसे पर्यावरण से जिसमें निम्न घटकों को शामिल किया गया, जैसे सामाजिक घटक, भौगोलिक घटक, तकनीकी घटक, राजनीतिक घटक, वैधानिक घटक, ये सब घटक क्या होता है यानी बाह्य घटक। इस प्रकार के कंपोनेंट्स है आपके यानी बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद से व्यापार संतुलन, यानी मौद्रिक नीति क्या है, इसके उद्देश्य को बताइए तथा साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति के उपकरण को बताइए। देखिए दोस्तों, यानी मौद्रिक नीति होता क्या है, मॉनेटरी सिस्टम। तो मौद्रिक नीति से आशा ऐसी नीति से है जिसमें एक देश में यानी मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का पूर्ति यानी कितनी मात्रा में हो रही है, उसका सप्लाई कितनी मात्रा में हो रही है, इन दोनों के बीच यानी साम्य करना ही, संतुलन बनाना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। मौद्रिक नीति आपका मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कि विनिमय स्थिरता बनाए रखना, मूल्य में स्थिरता बनाए रखना, साख का यानी विस्तार न होने देना। उसके बाद से यानी साख नियंत्रण की कई विधियां होती हैं। तो साख नियंत्रण के लिए दो विधियां हैं, एक परिमाणात्मक साख नियंत्रण, एक गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण में दोस्तों होता क्या है, तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण में पहला होता है बैंक दर, यानी बैंक रेट से आशा इस रेट से है जिस रेट पर क्या करती है वो अन्य यानी बैंकों से क्या करती है, यानी बैंक दर से आशा ऐसे दर से है जो आरबीआई बैंक से क्या करती है, जिस दर पे ऋण लेती है उसे बैंक दर बोलते हैं। उसके बाद से है आपका रेपो रेट, रेपो रिवर्स रेट है, यानी रेपो रेट, रेपो रिवर्स रेट। रेपो रिवर्स रेट क्या होता है, तो जब आरबीआई बैंक अन्य बैंकों से यानी जिस दर पर ऋण लेती है उसे रेपो रिवर्स रेट कहते हैं। उसके बाद होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, यानी प्रत्येक यानी क्षेत्रीय या ग्रामीण बैंक या कोई भी बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक अपना एक निश्चित प्रतिशत भाग क्या करता है, नकद के रूप में किसके पास, आरबीआई के पास रखता है। उसके बाद होता है वैधानिक यानी फंड, एसएलआर होता है, तो इसका भी कुछ निश्चित प्रतिशत भाग जिसका जैसे 23 या 24% है रखा जाता है आरबीआई के पास। उसके बाद से आपका है चयनात्मक साख नियंत्रण। तो चयनात्मक साख नियंत्रण से ऐसे नियंत्रण से है जिसमें गुणात्मक साख नियंत्रण चयन के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए जैसे साख की राशनिंग करना है, अनुन्नयन करना है, कार्यवाही करना है, ये सब क्या होता है आपका यानी साख नियंत्रण यानी गुणात्मक साख नियंत्रण। उसके बाद से व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर होता है। देखिए दोस्तों, इन व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन होता क्या है, तो व्यापार संतुलन से आशय और भुगतान संतुलन से आशय। तो भुगतान संतुलन से आशय ऐसे संतुलन से है इसमें यानी दृश्य और अदृश्य यानी दोनों प्रकार की यानी संपत्तियां शामिल की जाती हैं, जो दिखाई दे और दिखाई न दे। यानी अपने देश से जब दूसरे देश में यानी भुगतान किया जाता है तो उन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस देखा जाता है यानी वस्तु में आयात और निर्यात के संबंध में जो भी डिफरेंस होता है दोस्तों उसे यह भुगतान संतुलन होता है। अब व्यापार संतुलन क्या होता है, तो व्यापार संतुलन जो देश के अंदर यानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जितना रिसीव्स हो रहा है, जितना पेमेंट कर रहे हैं, उनमें जो भी डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं यानी व्यापार संतुलन बोलते हैं। उसके बाद से है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व यानी विकास बैंक, एक के उद्देश्यों कार्य करता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को यानी विश्व बैंक के नाम से जाता है। इसकी भी स्थापना कब हुआ था, यानी 1944 ईस्वी में, यानी
आपका बेटन सम्मेलन के आधार पर हुआ था। और विश्व बैंक का उद्देश्य ये होता है कि पहला यानी सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, दूसरा संकटकालीन में सहायता देना, तीसरा वित्तीय स्थिति यानी वित्तीय स्थिति में जो भी फाइनेंस उसके पास है यानी उसको प्रदान करना। उसके बाद से आपका होता है रोजगार में वृद्धि करना, यानी विभिन्न देशों में समन्वय की भावना जागृत करना, यानी सभी देशों को क्या करना है, एक साथ लेकर चलना। यदि किसी देश को किसी पैसे की आवश्यकता है यानी जो भी उसमें मेंबर्स है उसको सहयोग प्रदान करना है विश्व बैंक का उद्देश्य होता है। उसके बाद से अंकटाड। अंकटाड क्या होता है दोस्तों, तो अंकटाड यानी अंकटाड को यानी पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अधिवेशन, यानी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1964 में की गई थी। अंकटाड का भी उद्देश्य होता है यानी विभिन्न राष्ट्रों को क्या करना, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो भी राष्ट्र हैं उसको सहयोग प्रदान करना, वित्त उपलब्ध कराना और उनमें क्या करना यानी समन्वय की भावना लाना और विदेशी विनिमय यानी व्यवस्था करना होता है अंतर्राष्ट्रीय का। विश्व व्यापार संगठन, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी इसका पहले इसको यानी बोला जाता था यानी इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो गैट यानी पहले जिसका नाम था अब नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना उरुग्वे सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें व्यापार को करने के लिए विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है, ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, उसके बाद से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कराना, यानी रोजगार में वृद्धि करना, संतुलन बनाए रखना, एक देश से दूसरे देश में परस्पर हितों के बारे में सोचना, यानी सहयोग की भावना जागृत करना। ये भी यानी विश्व व्यापार संगठन का क्या होता है, उद्देश्य होता है पूंजी निर्माण करना, उद्योगों को यानी उद्योग को स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक यानी पैसा प्रदान करना। उसके बाद से औद्योगिक नीति। देखिए दोस्तों औद्योगिक नीति होता क्या है, इसके कारण और इसके उपचार। तो औद्योगिक नीति से ऐसी नीति से जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वह पॉलिसी होता है जैसे मान लीजिए किसी देश में यानी जो भी उद्योग की स्थापना कर रहे हैं उसको यानी एक नीति के तहत स्थापित करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के तहत क्या करते हैं उस व्यवसाय को चलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर जो बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, अपने उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, उसे ही हम औद्योगिक नीति बोलते हैं। उसके बाद से है समांतर अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कारण इसके दूर करने के उपाय। तो समांतर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए काले धन को समझना होगा, जिसको ब्लैक मनी यानी धब्बा लगा हुआ धन बोलते हैं। तो समांतर अर्थव्यवस्था से ऐसे अर्थव्यवस्था से है यानी जो काले धन से जुड़ा गया है। तो काला धन क्या है, तो काला धन का मतलब यानी कर की चोरी से लगाया गया है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यानी आपके पास पैसा है लेकिन उस पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, सरकार की नजर में उसको नहीं रख रहे हैं, आयकर इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर में नहीं रख रहे हैं, तो कैसे किया जा सकता है, तो झूठे खर्चे दिखाकर, बेनामी व्यवहार की संपत्ति दिखाकर, अपने जो भी सहयोगी हैं उनको उच्चतम दर पर सैलरी देकर और उसको यानी बेरोजगारी प्रदान करके फिर से यानी जमाखोरी की व्यवस्था करके यानी काले धन की उत्पत्ति किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसके बाद से है राजकोषीय नीति। देखिए राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति से आशय ऐसी नीति से है जो यानी राज्य में या अपने केंद्र में या अपने देश में यानी कितनी आगम आया और कितना एक्सपेंसिव हुआ, इन दोनों का इम्बैलेंस ही राजकोषीय नीति होता है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य ये होता है कि हम संतुलन बनाए रखें, यानी देश में यानी इनकम और एक्सपेंसेस का जो भी लेखा जोखा होता है किसके अंतर्गत होता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है। उसके बाद से है गरीबी क्या है, इसके कारण तथा दूर करने के उपाय। तो गरीबी क्या है, तो गरीबी से आशय यानी ऐसी प्रक्रिया से जिसमें एक व्यक्ति यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए भी उसके पास यानी पैसे नहीं है, यानी उसको यानी खाने के लिए भी यानी कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति क्या है, गरीब कहलाता है। सापेक्षिक गरीबी, निरपेक्षी गरीबी होता है। गरीबी का यानी कारण क्या होता है, तो पहला जनसंख्या यानी वृद्धि, दूसरा निरक्षरता, तीसरा सामाजिक बुराई, चौथा यानी रंग रूप वेशभूषा, पांचवा फैशन की वस्तुएं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यानी कमाएगा जितना नहीं उतना खर्चा कर देगा, वो भी क्या है, गरीबी का कारण है। छठवां यानी राजनीतिक कारण भी क्या होता है, गरीबी का कारण होता है।
8वां देश का विकासशील होना भी क्या होता है, यानी गरीबी का कारण होना। 5वां बेरोजगारी भी गरीबी का क्या होता है, कारण होता है दोस्तों। तो ये सब पॉइंट क्या है, गरीबी के कारण। उसके बाद से निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निजीकरण क्या है। तो निजीकरण यानी जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो निजीकरण से ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यानी सरकार क्या करती है, ये सरकार द्वारा जो भी नियम और नीति और कानून बनाए जाते हैं उसका यानी हस्तांतरण कर दिया जाता है किसके हाथों में, निजी व्यक्तियों के हाथों में। यानी हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो भी नियम और कानून, जो भी यानी पॉलिसियां हैं उसको यानी निजी हाथों के व्यक्तियों के हाथों में क्या ट्रांसफर करना है, यानी निजीकरण। देखिए दोस्तों, जो भी बता रहे हैं एकदम शुद्ध देसी शब्दों में बता रहे हैं आपको, यानी आपको ये किताब में नहीं मिलेगा, देसी शब्दों में आपको बता रहे हैं, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। उसके बाद से विदेशी पूंजी निवेश। तो विदेशी पूंजी निवेश से ऐसे निवेश है जिसमें विदेशियों द्वारा लाई गई पूंजी को ही विदेशी पूंजी निवेश बोला जाता है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है वो अपने देश में यानी पूंजी निवेश कर रहा है तो क्या होता है, विदेशी पूंजी निवेश होता है। मुद्रा प्रसार क्या है, मनी इन्फ्लेशन। तो मुद्रा प्रसार एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मुद्रा की मात्रा यानी बढ़ जाता है, यानी मुद्रा का फैलाव हो जाता है तो मुद्रा का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। जब मुद्रा यानी आपके पास आ जाएगा तो उसका कीमत घट जाएगा, वही होता है मुद्रा प्रसार। वहीं पर जब मुद्रा का यानी मात्रा कम होता है तो उसके विपरीत हो जाता है मुद्रा संकुचन। तो या वस्तु की मात्रा भी क्या करती है, मुद्रा प्रसार पर यानी प्रभाव रखती है। वस्तु की मात्रा घटेगा तो क्या महंगा हो जाएगा, वस्तु की मात्रा यानी बढ़ेगा तो क्या सस्ता हो जाएगा। ये आपका मनी इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद से फेमा। तो फेमा क्या होता है, तो फेमा का यानी पहले नाम फेरा था, उसके बाद से यानी फेमा रखा गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, यानी जिसका यानी निर्माण 2000 ईस्वी में किया गया और फेरा इसका पुराना नाम है। इसका उद्देश्य होता है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय स्तर को यानी व्यापार करने के लिए बढ़ावा देना, ये इसका विशेषता होता है। पूंजी निर्माण करना, विदेशियों को सहयोग करना, उसके बाद से आपका बैलेंस या संतुलन बनाए रखना। उसके बाद से अवैध उर्वरता क्या है, इसके कारणों को बताते हुए इसके उपचार को बताइए। देखिए अवैध उर्वरता होता क्या है, तो एक उद्योग यानी कई सालों से क्या हो, यानी घाटे की स्थिति में हो, यानी कई सालों से घाटे की स्थिति में हो और वर्तमान में भी हो और आगे यानी होने की भी संभावना हो, उसे हम अवैध उर्वरता बोलते हैं। यानी एक कंपनी क्या बीमार हो गई हो, कभी लाभ की स्थिति में नहीं आई हो, उसे अवैध उर्वरता कहते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो उसका यानी तकनीकी खराब होना, या मान लीजिए उद्योगों में यानी वित्त की कमी होना, या उसकी पॉलिसी खराब होना, या उसके मालिक पर यानी उसके मालिक द्वारा उस व्यापार पर नियंत्रण न होना, यह उसके कारण है। और इसके दूर करने के उपाय है कि उसमें नई तकनीकी का यानी संयोजन किया जाए, नियंत्रण यानी प्रभावी हो, मैनेजिंग सही हो उसका, उसमें नए नए युवाओं को यानी शामिल किया जाए जो पूरी जोश के साथ यानी काम करें, ईमानदारी से काम करें, और एक्सेट्रा उसमें और सारे उपाय लगाए जा सकते। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा यानी गेस्ट पेपर रहा और इसमें से क्वेश्चन यानी 100% आपको आएंगे, इसलिए पूरा क्वेश्चन को आप विधिवत यानी कॉपी पर यानी अपनी पेन से लिख लीजिए और इसको याद करते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।